इसलिए ये सब रिजल्ट्स जो है ना, जो आपको दिखाया जा रहा है, ये बड़ा काम का है, ये सबको आना चाहिए। इसी वजह से मैंने बोला था कि छोटे छोटे बच्चों को इसे पढ़ाना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। पीटर ट्यूब का यूज़ हम लोग करते हैं दो चीज़ के लिए। एक, हम लिक्विड की भी स्पीड निकालते हैं, बहते हुए पानी का स्पीड निकालते हैं, और दूसरा है एरोप्लेन की भी स्पीड निकालते हैं, हवाई जहाज़ की स्पीड। मान लो कि हवाई जहाज़ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीनें चल रही हैं, बैटरी से ही तो रिलेटेड होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक है। कोई सर्किट मान लीजिए कोई बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाए, अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया तार, तो फिर वो सारा पैनल पे जितना भी आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब वो आदमी कैसे जान पाएगा कि कितना स्पीड है प्लेन की। तो इसके लिए हम एक मैकेनिकल डिवाइस लगाए रहते हैं, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा लेकिन मैकेनिकल कभी नहीं ख़त्म होता, और मैकेनिकल सिस्टम हर चीज़ का होता है, और हम उसी को सही मानते हैं, उसी को ऑथेंटिक लेते हैं कि ये जो बताएगा वो सही है, और उसी को देखकर हम इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर और डिजिटल बनाते हैं कि वो काम करेगा, ऐसा ही काम करेगा जैसा है। अब वैसा काम करने के लिए लोग प्रोग्रामिंग करेगा, लोग उसमें चीज़ों को सेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, वोल्ट करंट मेजर करेगा, इतना हो जाए तो ये चीज़ आने लगे। तो इसलिए मैकेनिक्स सुप्रीमो है पूरे साइंस सब्जेक्ट माने फिजिक्स का, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पीटर ट्यूब का यूज़ क्या है? यूज़ टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की स्पीड निकालने के लिए। एरोप्लेन की भी स्पीड निकालते हैं। अब एरोप्लेन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसी बात को लिखेंगे, फ्लूइड की बात ही लिखेंगे। देखो, बड़ा सिंपल सा डिवाइस है, कैसे काम करेगा समझाते हैं आपको। बच्चों लोग सुनो, ऐसे मान लो ये पानी का फ्लो हो रहा है, अब मेरे को इसमें पानी का स्पीड निकालनी है तो पीटर ट्यूब लाना पड़ेगा। पीटर ट्यूब कैसा ट्यूब है? पीटर ट्यूब माने एक शीशे का ट्यूब और शेप हो एल शेप ट्यूब, बस यही है पीटर ट्यूब। एल शेप ट्यूब ले आओ, इसमें ऐसे लगा दो। कोई पूछे क्या है तो बोलो यही है जिसे जानना चाह रहे हो, यही है पीटर ट्यूब। अब इस ट्यूब के अब देखो, बात समझो। अब ये ट्यूब पानी के अंदर है, कुछ तो अंदर होगा ही, यच है या वाई है। जब इसमें लिक्विड इंटर करेगा बच्चों, इसमें लिक्विड इंटर करेगा, भरेगा, भरने के बाद ये ऊपर तक जाएगा, ऊपर यहाँ तक आएगा, और ऊपर कहाँ तक आएगा? एस तक आएगा। अब बताइए हमें कौन सा हाइट दिखेगा? पानी के अंदर भी दिखेगा कि ऊपर दिखेगा? पानी के अंदर तो मैं समझ में आएगा नहीं, तो आपको यही वाला हाइट दिखेगा। और यहाँ पे पानी आने के बाद ये रेस्ट हो गया, तो रेस्ट हो गया तो v का मान 0 हो गया। अब बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पे है, और ये जो इंटर कर रहा होगा किस स्पीड से? v स्पीड से, और ये पानी जाके यहाँ तक आते आते रुक गया ना, तभी तो वहाँ पे होल्ड हुआ। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक 1 है और एक 2 है। लगाना बच्चों बर्नौली थ्योरम ही है। 1 पे प्रेशर, हाँ, P0 प्लस रो जी वाई, यही प्रेशर होगा, रो डेंसिटी है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0 माने रेफरेंस लाइन माने पोटेंशियल एनर्जी 0। अब पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कितना होगा? P0, हाफ रो वी स्क्वायर 0। कितना ऊंचाई तक लिक्विड है?
सही है। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल। अब रो जी बाई उधर ले जाओ, हाफ रो वी स्क्वायर, रो जी बाई कट जाएगा, रो जी एच, और वी का मान अंडर रूट 2GH। आपने कैलकुलेशन भले किया, टाइम लगा, लेकिन रिजल्ट बहुत आसान है। वी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2GH। कितना ऊंचाई तक पानी भरा, अंडर रूट 2G से मल्टीप्लाई किया, स्पीड खर्च आ गया। अब स्पीड निकालने का तरीका समझ में आ गया, ऐसे स्पीड निकालेंगे। मान लीजिए किसी के बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसकी क्या स्पीड है वही निकालना हो, पीटर ट्यूब लगा दो ऐसे टाका का चीर फाड़ के, और उसमें देखो कितना ऊंचाई तक ब्लड ऊपर आया, अब उतना हाइट से इतना स्पीड निकाल लो। प्रेशर पूरा बर्नौली थ्योरम लगा कि पूरी मैकेनिक्स फिट कर लो, पूरा बॉडी का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। हार्ट पंप काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कितना उसका एफिशिएंसी है, कितना क्या है, लोग निकालता तो होगा ना एफिशिएंसी वगैरह। अब वो मशीनें बनाई गई हैं तो मैकेनिकली कोई चीज़ को फिट किया होगा, तो जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो मशीन पे बिलीव नहीं करते, वो कभी कभी चेक भी कर लेते हैं, वो सब डिवाइस वाइस लगा के अपना सेट कर लेते हैं। इसीलिए सब पढ़ाया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट और ये नॉलेज जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों, ये तो था बर्नौली थ्योरम, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हो गए, तमाम बातें हो गए, इसके डेली लाइफ में तमाम इफ़ेक्ट भी हैं। और अब हम यहाँ से बात आगे बढ़ाएंगे, दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे। अब इसमें और कोई आपको चीज़ नहीं सीखना है, इतना ही आपको जानना है, इतना ही हमारे काम की बात है। बाकी थ्योरेटिकल रिजल्ट कभी कभी पूछ लेता है, जैसे एटमाइजर होता है, जैसे हम लोग कार की पेंटिंग करते हैं, ये सब बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। प्रेशर घटता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ानी है, प्रेशर घटा लो, प्रेशर बढ़ानी है, स्पीड घटा लो। ये सब के डेली लाइफ में बहुत सारा यूजेस हैं, और इन यूजेस के लिए आप एक बार घर पे थोड़ा टेक्स्ट बुक भी पढ़ देना, एप्लीकेशन भी पढ़ देना, थोड़े एप्लीकेशंस वगैरह हैं। अब चलिए आगे जब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बच्चों, ये काम ख़त्म हो गया और IIT एडवांस में फ्लूइड मैकेनिक्स इतना ही आता है। IIT एडवांस में इसके आगे फ्लूइड कुछ नहीं है। अब इसके आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो ओरिजिनली वैसे तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम ही पढ़ाएंगे, और वो नीट में आता है, JEE मेंस में आता है, और आता है माने आता है, बिना उसके पेपर ऊपर नहीं बनता है। उसमें दो प्रॉपर्टी है एक एक घंटे का, एक का नाम है विस्कोसिटी और एक का नाम है सरफेस टेंशन। अब वही दोनों प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी में लेते हैं विस्कोसिटी। पहले हम विस्कोसिटी प्रॉपर्टी लेते हैं। अब विस्कोसिटी हमने लिखा, ये प्रॉपर्टी में आता है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब ये विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी होगा तो प्रॉपर्टी तो कैसा प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी तो लोग पूछते हैं ना कि कैसी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी दो होती है, प्रॉपर्टी दो ही होती है, या तो अच्छा करे और या तो बुरा करे, दो ही प्रॉपर्टी होती है, और तीसरी प्रॉपर्टी कुछ होती नहीं है। प्रॉपर्टी लोग इसीलिए पूछता है कि या तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा और या तो डिस्ट्रक्टिव होगा, या तो वो सपोर्टिव होगा और या तो अपोज करेगा। अब और कुछ तो हो नहीं सकती। अब अगर प्रॉपर्टी है तो मेरे को जानना पड़ेगा कैसी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों, जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो सपोर्टिव तो नहीं है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है रेजिस्टिव, ये अपोज करता है। इसलिए पहला पॉइंट हुआ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो लिखो, लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो। रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड।
ये बच्चों लिक्विड की रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिव है तो विरोध करता होगा। अब विरोध कब करता होगा? विरोध करने का कोई कारण तो होगा। जैसे किसी आदमी के पास आप बैठे हो, जानते हो कि विरोध करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आप कुछ कहेंगे या कुछ उसके नेचर के खिलाफ जाएंगे तब तो विरोध करेगा। तो यहाँ पे जो विरोध करेगा वो कब विरोध करेगा? जब लिक्विड में फ्लो होगा, और फ्लो को वो क्या करना चाहता है? नहीं होने जाता। मतलब लिक्विड का इनर्शियल नेचर है, वो चाहता है कि लिक्विड में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। अब यहाँ लिखूँगा ट्राई टू मिनिमाइज ये कुछ काम करता है और वो क्या कर रहा है वही लिख रहा हूँ। ट्राई टू मिनिमाइज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिक्विड लेयर इन कॉन्टैक्ट। अगर दो लिक्विड लेयर कॉन्टैक्ट में हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वो उसको अपोज करेगा। और क्यों ऐसा करेगा? उसका कारण है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसका रीजन मान लो कोई पूछे ऐसी प्रॉपर्टी क्यों आई, भाई उसका कारण क्या है? जैसे आप कोई गड़बड़ काम करेंगे तो पेरेंट आपको क्यों विरोध करेंगे, क्यों डांटते हैं? कुछ तो कारण होगा। उसका कारण क्या है? अटैचमेंट आपसे है। आपको डांटे, आप कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं तो दो थप्पड़ आएंगे, मारेंगे, क्या एक काम करता है ये सब काम। और अगर जिनका उनसे अटैचमेंट नहीं है, अब वो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उसको थप्पड़ उप्पड़ नहीं मारेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसे होंगे कि उसको उपदेश दे देंगे कि ऐसे और ख़राब कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। बोलेंगे कि अच्छा तुम उसको पार करना चाहता है, तुम नहीं पहुंच पा रहा है, रुको मैं सीढ़ी लगा देता हूँ। दूसरा है तो, और अगर अपना कोई है बोलेगा ये क्या काम कर रहा है, मारेंगे थप्पड़ खींच के, ये काम कर रहे हो। अब यही होता है। अब देखिए एक ही आदमी का दो रूप दिखा कि नहीं दिखा? अटैचमेंट है तो ये रूप, और अटैचमेंट नहीं है तो वो रूप। एक ही आदमी का डिस्ट्रक्टिव भी रूप दिख गया और कंस्ट्रक्टिव भी दिख गया। यही दुनिया है। तो यहाँ पे यही बात है। अब अगर उसमें रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है तो क्यों है, कारण क्या है? तो कारण क्या है? अटैचमेंट, इसलिए रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। तो अटैचमेंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे, अटैचमेंट नहीं लिखेंगे, कुछ नाम लिखेंगे। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगना ना, उसके कारण है ऐसा। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आया रेजिस्टिव नेचर क्या है? अब इसको आप लोग देखो प्रैक्टिकली, अगर देखोगे, प्रैक्टिकल बात करें हम तो लोग जब गंगा जी में नहाने जाते हैं तो अक्सर ये बोलते हैं कि बीच में मत जाना, नहीं तो ये नहीं कहते डूब जाओगे, ये कहते हैं बह जाओगे। हाँ, ये नहीं कहते डूब जाओगे, क्या कहते हैं? बह जाओगे। इसका मतलब बीच में पानी का बहाव ज़्यादा है और किनारों पे पानी का बहाव नहीं होता है, कम होता है। अब दूसरी बात, जैसे पानी किसी नाली में या नाले में या नदी में ही बह रहा है तो आप देखिए कि किनारे पे पानी की स्पीड कम होती है और बीच में ज़्यादा होता है, और फिर उस किनारे जाके जीरो हो जाती है। ये तो विस्कोसिटी का कारण ये भी है, रियल में ये है। दूसरा एक और आपको दिखता है कि जो पानी का बहाव है, जितना सरफेस पे होता है, पानी बह रहा है, मान लो स्पीड है, और पानी का बहाव जितना सरफेस पे है, अगर उतना बॉटम पे भी होता, आदमी को
नदी में खड़ा हो इलाहाबाद पहुंच जाएगा बनारस, हाँ, तब उसको बस से नहीं जाना पड़ेगा। नदी में खड़ा हो जाए और पानी चला जाएगा लेके। और तो और बड़ी बात ये होगा कि नीचे होता है बालू, और सब बालू भी बह जाएगा। लेकिन आप देखिए बालू पे पैसा गिरा होता है, लोग उसको उठा लेते हैं। अब पानी तो बह रहा है लेकिन नीचे वाला बालू नहीं बह रहा, तभी तो पैसा गिरा है, उठा लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे दिखता है। बच्चों ये दिख रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे पानी की स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जीरो हो गया। अब यही प्रॉपर्टी को रेजिस्टिव प्रॉपर्टी बोला गया। इसकी स्पीड ज़्यादा है और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। वो तो तेज़ जा रहा है और तेज़ जाने वाले को दूसरा रोक रहा है, और जो रोक रहा है अपना समय बर्बाद कर रहा है उसको रोकने में। तो लॉस किसका हुआ? जो रोक रहा है। इसलिए किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी का विरोध करेगा तो अपना समय खराब करेगा ना, उसका विरोध करने के लिए अक्ल लगाएगा, रिसर्च करेगा, फालतू काम करेगा, अपना समय बर्बाद कर रहा है कि नहीं? तो नुकसान किसका हो रहा है? उसी का। इसीलिए कहा जाता है कभी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहा है करने में, अगर विरोध करोगे तो उसका कुछ नहीं जाएगा, आप ही का नुकसान होगा। यही फिजिक्स का ज्ञान है, और यही ज्ञान लोग बैठा बैठा के पब्लिक को प्रवचन सुनाते हैं। वो सब यहाँ से सीखते हैं। वो भी पूरा सही बात नहीं बताता, आधा ऐसा बताता है कि ऐसा बात बोलते हैं कि आप झूठ, वो इतना झूठ बोलते हैं कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। और बहुत झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं, एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हैं। और सारे लोग बैठ के उसमें हाँ सही है, हाँ सही है, एकदम हाइपोथेटिकल बात बोलते हैं, एकदम हाइपोथेटिकल बात बोलते हैं। और आदमी क्यों बैठा है? काम नहीं है, खाली है, बैठ कर कुछ वहीं पे अपना कुछ कर रहा है, और उसी को बोल रहा है ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान है? हाँ, झूठ बात का ध्यान है। अरे उतना कोई तुम देश के लिए काम किए होते, नाली उली बनाए होते, साफ़ सफाई किए होते, हाँ, पेड़ पौधा लगाए होते, कुछ तो किए होते, उतना समय में फ़ायदा होता कंट्री को कि नहीं? जितना समय बर्बाद करके बैठे और वो भी झूठ बात सुन रहे हो। और जो लोग बोल रहे हैं इतना टेक्निकल झूठ बोलते हैं कि उसे आप पकड़ नहीं सकते, वो पकड़ ही नहीं सकते। उनसे पूछो कि आप जितना बोल रहे अपने जीवन में करते हो? अगर आप किए होते तो आज यहाँ ना होते झूठ सिखाने के लिए, हैं? आज आपका भी नाम आया होता, बिल गेट्स वगैरह लोगों की कैटेगरी में आया होता, क्योंकि उन्होंने अपना समय नहीं खराब किया। उन्होंने समय नहीं खराब किया। लोग कहते हैं ना कि उन्होंने समय नहीं खराब किया, ऐसा सुनाई पड़ता है कि कोई चीज़ गिर गया तो उसको उठाया नहीं कि समय बर्बाद होगा। एक प्रोफेसर थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो एकदम टाइम के पंचुअल थे। चले जा रहे थे, कीचड़ था, एकदम टाइम के पंचुअल थे। वो कीचड़ में उनका पैर फंस गया और एक जूता कीचड़ में चला गया। उन्होंने अपना जूता उसने कीचड़ से नहीं निकाला, एक ही जूता पहने चले गए पढ़ाने। और वहाँ वो एक ही जूता से पढ़ा रहे, तो लोगों ने बोला कि आपका एक जूता कहाँ गया? बोला वो कीचड़ में फंस गया। बोले कि तो क्यों? बोले कि अगर उसको मैं निकालता तो लेट हो जाता, और 1 मिनट मेरा लेट होता तो अगर यहाँ 500 बच्चे हैं तो 500 मिनट लेट हो जाता, और उस 500 मिनट का कास्ट बहुत है। ये बहुत कीमती बच्चे हैं, ये देश के लिए कितना काम करेंगे। ऐसे लोग होते हैं, और वो लोगों से देश चलता है, उनसे नहीं चलता जो झूठ फरेब बैठ कर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो चलो बच्चों, क्या बता रहा था? किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, बात ही चल रही थी। और चलो इधर देखते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी v हो गया। अब इसके नीचे का लेयर ये विरोध कर रहा था
विरोध किया तो इसका फ़ायदा हुआ कि उसका फ़ायदा हुआ, इन्हीं का नुकसान हुआ है। वेलोसिटी इनका भी हो सकता था, ना विरोध करते तो तेज वाले के साथ चले गए होते, और विरोध कर गए, बैठे रहो, बैठे रह गए, स्पीड घट गई। ये और विरोध कर रहे थे, और कम हो गए, और कम हो गए, और कम हो गए, और ये 0 हो गए। तो इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए। ये देखो लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है। कोई किसी का विरोध करके आज तक आगे नहीं बढ़ा है, किसी का विरोध करके कोई आगे नहीं बढ़ा है। आप यहाँ विरोध करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है पूरे लाइफ में। आपको कोई अचीवमेंट हुआ या नहीं हुआ, किसी को हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करो, आपको नहीं हुआ है उसका विरोध मत करो। आपका भी समय आएगा, अपना मन साफ करो, अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे v है तो इसका वेलोसिटी v माइनस dv हो गया। कितना नीचे गया होगा dy। अब जितना नीचे की तरफ जाता जाएगा उतना अपोज ज़्यादा होता जाएगा। अब बच्चों न्यूटन ने इसके लिए फार्मूला लिखा था, न्यूटन ने लिखा था। न्यूटन ने जो भी फार्मूला लिखा वो सब एक्सपेरिमेंटल था, डायरेक्ट था। तो न्यूटन ने जो फार्मूला लिखा, उन्होंने लिखा जो विस्कस फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है F प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा, जैसे 2 लिक्विड का लेयर है, अब वो जितना दूर में फैला होगा उतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। और अगर उसका एरिया कम में फैला होगा तो कम मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करेगा। दूसरी बात ये, अगर देखो टेम्परेचर लेंथ के साथ बदले तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल लेंथ के साथ बदले पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रेशर लेंथ के साथ बदले प्रेशर ग्रेडियंट। कोई भी बदले लेंथ के साथ तो ग्रेडियंट बोलते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी बदल रहा है लेंथ के साथ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तब वेलोसिटी ग्रेडियंट उन्होंने लिखा कि जो वेलोसिटी बदल रहा है y के साथ तो dv/dy होगा।